देखो एक बात सुनो सब, हम बीमार होते हैं तो पैसा किनके पास जाता है? डॉक्टर्स के पास, हॉस्पिटल में, और दवा बेचने वाली कंपनियों के पास। अब बीमार नहीं रहेंगे तो पैसा कहाँ रहेगा? हमारे पास। यही तो बात है खास, है ना? चलो थोड़ा अनुलोम विलोम करो, बहुत देर होगी। ये जो है ना, हम इतना भी पैनिक ना हो। शुगर के बारे में सभी सुन लो, ये भाई ने पूछा इसलिए बता रहा हूं। शुगर में 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये ब्लड प्रेशर की तरह नहीं है। ब्लड प्रेशर में 10 पॉइंट ऊपर नीचे होना बहुत पैनिक होता है, लेकिन शुगर में 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए इससे ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। 150 की रेंज में नीचे रहती है और बिना दवाई के है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दवाई शुरू नहीं की तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें गिलोय और चिरायता वो पीते रहें। थोड़ा सा मधुनाशिनी ले ले, उससे अच्छा रहता है ना? आपको शुगर कंट्रोल में है तो मधुनाशिनी भी लेने की जरूरत नहीं। कितनी आपकी शुगर? 145। 145 है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप खाली खीरा करेला टमाटर ही लीजिए। कोई मतलब मधुनाशिनी चालू नहीं करूं? ठीक है ना। अब यदि 150 से ऊपर जाएगी तब सोचना। अच्छा। यदि 150 तक रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। 150 तक शुगर रहती है तो आप परेशान मत होइए, खाने के बाद 150 शुगर ज़्यादा नहीं है। बाबा जी प्रणाम, मैं मुंबई से आई हूँ। मेरे को 6 महीना पहले पैरालिसिस हुआ था, तो उसकी वजह से आँखों पर असर हुआ, कुछ ऐसा साफ दिखता नहीं है। तो इसके लिए क्या करूँ मैं? देखो आँखों के लिए तो मैंने बताया ना, दृष्टि आई ड्रॉप ले लो। अच्छा। और आंवले का जूस, आँख का ये पॉइंट, और आँख का पॉइंट 5-5 मिनट दबाओ। ये हाँ 1-2 मिनट से शुरू करके एक्यूप्रेशर अधिकतम 5 मिनट तक किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लिमिट। और डॉक्टर बोले क्या नस इधर ब्रेन की इधर नस रहती है ना, जो नस सूख गई है ना वो दोबारा से, हाँ नस दोबारा से रिवाइव हो जाती है। नस ब्लॉक हो गई बोलते डॉक्टर। ओ ओपन हो जाएगी। ठीक है, प्राणायाम करने का और अनुलोम विलोम ज़्यादा करने का। अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ, प्रणाम। चलो एक कॉमन क्वेश्चन और उसके बाद में कुछ कॉमन बातें बताता हूँ। एक बहन ने प्रश्न किया, मुझे डायबिटीज़ है, क्या मैं संतान पैदा कर सकती हूँ? दिक्कत तो नहीं होगी? एक चीज़ देखो, इस आप लोग कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहिए और इस कुछ बातें मैं बताऊं उनको सुन लीजिए। जिनको ब्लड प्रेशर है वो भी संतान पैदा कर सकते हैं, जिनको शुगर है वो भी संतान पैदा कर सकते हैं, लेकिन पहले 3 महीने 6 महीने थोड़ी तपस्या कर लो। ठीक है, क्या करो? शुगर पूरा मेंटेन कर लो, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के बाद आप कपालभाति तो कर नहीं सकते, तो आप भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत कर सकते हो। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ मंडूकासन भी नहीं कर सकते, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ खाली एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबा सकती हैं और अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत ये प्राणायाम कर सकती हैं। और उस दरमियान जब प्रेगनेंसी हो गई है तो गिलोय घनवटी एक गोली खा सकती हो, गिलोय घनवटी, और गिलोय का काढ़ा भी पी सकते हो। काढ़ा गर्म करके ठंडा करके पीना चाहिए। फिर कोई भी काढ़ा गर्म पिया देखो, गिलोय का काढ़ा यदि गर्म गर्म पियोगे तो थोड़ा गर्मी करेगा, यदि वही काढ़ा आप गिलोय का ठंडा करके पी लोगे तो गिलोय ऐसी है, ये त्रिदोष शामक है। कोई चीज़ें ऐसी होती हैं गर्म होती हैं, कुछ चीज़ें ठंडी होती हैं, तो गिलोय ना ठंडी होती है ना गर्म होती है, ये खास बात है। नहीं तो कई औषधियों में दिक्कत होती है, जैसे काली मिर्च गर्म होती है, ऐसे तुलसी थोड़ी गर्म होती है, कुछ चीज़ें जैसे लौकी ठंडी होती है, अलग अलग चीज़ की अलग अलग तासीर होती है। तो गिलोय की तासीर ना गर्म ना ठंडी, उबाल करके पानी पी लें तो संतान पैदा कर सकते हैं। डायबिटीज़ वाली बहनों के लिए खास बात यह है, बहनों के लिए खास कि वो करीब 3 से 6 महीना प्राणायाम करके शुगर एकदम नॉर्मल रेंज पे ले आएं। 100-120 आ जाएगी आपकी, और 100-120 शुगर जब आपकी लगातार आप देखें कि 3 महीना 6 महीना है और उसमें फिर आप गर्भ धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। ये माताओं के लिए। माताओं बहनों को ब्लड प्रेशर कई बार होता है और फिर प्रेगनेंसी से पहले ही,
तो उनको भी पहले लौकी का जूस, मुक्तावटी आदि खा के बीपी कंट्रोल करने लेना चाहिए। वैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी हम मुक्तावटी, हमने बहुतों को, हजारों को प्रयोग करवाया है, एक गोली खाने में दिक्कत नहीं होती। और लौकी का जूस, ये थोड़ा पॉइंट दबा देते हैं। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ जो है डायबिटीज़ और बीपी दोनों ही संतान पैदा कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस गर्भ धारण करने के बाद भी अनुलोम विलोम करना ना छोड़ें, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। अब कुछ खास बातें बता देता हूँ, जैसे लीवर की, किडनी की, ये सब कुछ चीज़ें चालू रहेंगी आपकी सभी के लिए। आप लोगों को मैंने 8 प्राणायामों के ऊपर बल दिया है, अलग अलग एक्सरसाइज बताई हैं डिजीज़ के हिसाब से। इसमें खान पान के ऊपर भी विशेष बल दिया है। एक चीज़ और कह रहा हूँ, शरीर में कोई भी बीमारी होती क्यों है? ब्लड और एनर्जी का फ्लो कम हो जाता है तो आँख की नसें सूख जाती हैं, ब्रेन की नसें सूख जाती हैं। आँख की नसें सूखती हैं तो फिर दिखाई अचानक एकदम से कम दिखाई देने लग जाता है। ब्रेन की नसें सिकुड़ जाती हैं, पूरा ब्रेन श्रिंक होने लगता है। ब्रेन भी श्रिंक होता है, लीवर भी श्रिंक होता है, किडनी भी श्रिंक होती है, हार्ट भी श्रिंक होता है। ये होता कैसे है? तो मेडिकल साइंस में आप पूछेंगे तो आपको बोलते हैं हमें इसके कारण का नहीं पता, हम कह नहीं सकते कि कैसा हो रहा है, लेकिन हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कारण होता है ब्लड और एनर्जी का फ्लो कम हो जाता है तो आँख की नसें भी सिकुड़ती हैं और धीरे धीरे वो डैमेज हो जाती हैं। ब्रेन श्रिंक होता है, लीवर, किडनी, हार्ट, लंग, ये सब श्रिंक होने लगते हैं। तो प्राणायाम, सभी 8 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य जितना हो पाए उतना ठीक है, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और सांसों पर ध्यान योग, ये करने से एक तो ब्लड का सर्कुलेशन 100% अच्छा हो जाता है और प्राण शक्ति से हमारी जो भीतर की एनर्जी है वो करीब करीब 95% साइलेंट मोड पे होती है, वो एक्टिवेट हो जाती है। एक्स्ट्रा स्टेम सेल्स जनरेट हो जाते हैं, वो डीजनरेट हुए सेल्स को रीजनरेट करने लग जाते हैं। तो इसलिए किसी भी तरह का ब्रेन श्रिंक हो रहा है, हार्ट, लीवर, लंग, किडनी श्रिंक हो रही है, वो ठीक हो जाएगा। प्राणायाम इसमें ज़्यादा भूमिका निभाएगा दवाइयों से भी। और इसमें भी अनुलोम विलोम प्राणायाम खास, सीधे बैठो, अनुलोम विलोम करो जरा 5 मिनट, 5-10 मिनट अनुलोम विलोम करो। कपालभाति तो काफ़ी देर से कर रहे हो आप। ये लंबा लो, लंबा छोड़ो। इसको ना कुछ लोग जोर से करते हैं ऐसे और मुंह बिगाड़ लेते हैं। ऐसे मुंह नहीं बिगाड़ना, चेहरे पर जोर नहीं आना चाहिए, सहज होकर के, रिलैक्स होकर करो, आराम से। एक बात। दूसरा, ये एक्यूप्रेशर, एनर्जी के फ्लो को बढ़ाने के लिए एक्यूप्रेशर इज द बेस्ट। एक्यूप्रेशर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। क्यों? आपके हाथों में, पैरों में एनर्जी के केंद्र हैं, ये एनर्जी सेंटर्स हैं, ये शक्ति केंद्र हैं, पावर हाउस हैं एनर्जी के। यहाँ दबाने से थायराइड एनर्जाइज हो जाता है। कपालभाति, उज्जाई और गले की कुछ एक्सरसाइज करवाती हैं, ये थायराइड का पॉइंट। कितना ही क्रिटिकल थायराइड हो ये ठीक होगा। अंगूठे के नीचे थायराइड का, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में सेम। एक्यूप्रेशर बता रहा हूँ, अनुलोम विलोम करते रहिए, सीख लीजिए। ये पॉइंट दबाना पड़ेगा तो थायराइड ठीक हो जाएगा। पहली दूसरी अंगुली के नीचे यहाँ ये आँख का पॉइंट है। अब आँखों की बहुत तरह की बहुतों को प्रॉब्लम है। प्राणायाम करना, आंवले का प्रयोग करना सब बताया मैंने। और भी उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हमारे की रसायन सप्तामृत लो, मुक्ता सुक्ति, अपने यहाँ पर सब वैद्य है ना, आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। इंडिविजुअल एक एक भाई बहन वैद्य से मिल लेना, थोड़ा इंडिविजुअल प्रॉब्लम के लिए ज़रूरी होता है वो। बाकी जो कॉमन उसकी जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम बताते हैं आपको। तो पहली दूसरी अंगुली के नीचे यहाँ से ये आँख का पॉइंट है। तो आँख में बहुत तरह के रोग हैं, डबल विजन, कलर विजन, और फिर जो है ये रतौंधी का रोग, रात को ना दिखना, फिर आँखों के नस का सूख जाना, आँख के अंदर अल्सर हो जाना, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा,
रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और भी किसी भी तरह से जो है रेटिनोपैथी, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं। ये सब में ये लाभ करेगा। पहले दूसरी अंगुली के नीचे ये पॉइंट दबाना। इसमें दर्द होता है, जैसे कोई पेन से या एक्यूप्रेशर का दबाने का भी मिल जाता है, ऐसे दबाते दर्द होगा उसमें। जिसको भी आँख की प्रॉब्लम होगी दुखेगा, चश्मा होगा तो भी दुखेगा, है? इससे आँखों का एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। देखो, एक होता है ब्लड का फ्लो बढ़ना, ब्लड का ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आँख में प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाए आँख में तो अच्छा नहीं होता, उसको तो फिर वो बीमारी होती है, उसको बोलते हैं ग्लूकोमा। वो नहीं, ये एक जो हेल्दी आँख में एनर्जी वो यहाँ से बढ़ेगी। ये तो मैंने रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, रेटिनोपैथी, आँख का अल्सर और जो भी आँख की प्रॉब्लम है उन सब के लिए। एक होता है यहाँ से दर्द चलता है और यहाँ आँख से दांत तक, यहाँ इसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया। नाम बड़े बड़े दे रखे हैं, फिर बोले पता नहीं कौन से शाहरुख खान को हुआ, फिर ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों के नाम से बोलने लग जाते हैं। उसको हुआ जी, उसका भी ठीक नहीं हुआ। हमने 15-15, 20-20 साल पुराना भी ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया ठीक किया है। कैसे? प्राणायाम करवा करके, थोड़ा सा पंचकर्म करवा के। एक तो बाप आया था पता नहीं झारखंड या कहाँ से, छत्तीसगढ़ से, अपनी बेटी को लेके। उसकी बेटी को 15-20 सालों से ये प्रॉब्लम थी। यहाँ करीब 1 महीने रुका पतंजलि में, ठीक करके लेके गया अपनी बेटी को। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, लाखों रुपए लोग बर्बाद कर देते हैं, ठीक नहीं होता। अरे ये तो छोड़ो, शीत पित्त छपाकी, ऐसे शरीर में खुजलाओ तो वो मोटे मोटे वो हो जाते हैं, फिर और बढ़ते जाते हैं। ये शीत पित्त, इसको अंग्रेजी में आर्टिकेरिया बोलते हैं। ये ठीक नहीं होता। शीत हाँ, वो भी अनुलोम विलोम से ठीक हो जाएगा। और यही पॉइंट। हाँ कोई नहीं, 80% खराब हो गया तो भी रिवाइव होगा, ठीक है ना। हौसला रखो और करते रहो। ये आँख का पॉइंट बताया मैंने। आँख की कोई भी प्रॉब्लम है उसके साथ में मैंने एक ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, कम बोल पाते हैं इसके बारे में क्योंकि ये रोग ही करोड़ों में से किसी एक को होता है। खैर, ये फिर इसके बाद ये दोनों के नीचे फेफड़े के लिए, लास्ट में कान के लिए, उसके नीचे हार्ट के लिए। हाथ में भी ऐसे ही, जैसे हाथ में ऐसे सेम पैर में, यहाँ हार्ट के लिए। अब जिनको हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, हार्ट में पल्पिटेशन ज़्यादा है, घबराहट बहुत ज़्यादा, एंजाइना पेन, कई तरह की दिक्कत है, ये यहाँ से दबाओ। ये पॉइंट भी दबाओ 5-5 मिनट, ये हाथ से दबाना। दूसरा भी दबा सकता है, कोई पेन से ही दबा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दबना चाहिए। कान के लिए देखो, रेखा के ऊपर हार्ट के लिए, उसके ऊपर कान के लिए, उसके नीचे डायबिटीज़ के लिए, रेखा के नीचे डायबिटीज़ के लिए, रेखा के ऊपर हार्ट के लिए, उसके ऊपर कान के लिए। दबाने से पता लग जाएगा जिसको जो प्रॉब्लम है ना, दुखता है, जहाँ दुखे वहीं दबाओ, ये सिद्धांत है। जहाँ दुखे वहीं दबाओ, ठीक है। फिर ये हथेली के बीच में किडनी के लिए, कोई भी किडनी की प्रॉब्लम है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, किडनी श्रिंक है, बार बार पथरी होती है, यूरिन इन्फेक्शन होता है, मतलब किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये किडनी के लिए। इधर से आंतों के लिए, ये स्ट्रेस के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, साइनस के लिए, अनिद्रा के लिए। और इसके पीछे के पोरवे पर मैंने बोला था, पीछे का बीच का जो पोरवा है उसके दोनों साइड में ऐसे गोल पेन से ऐसे जोर से दबाओगे तो दुखेगा बहुत जोर से। ये पॉइंट है उसके लिए, कमर दर्द के लिए। तुरंत जो बाबा जी बोल रहे थे ना, सियाटिका पेन जा नहीं रहा, दर्द जा नहीं रहा, दबाते ही फायदा होता है इसमें। रिंग फिंगर के पीछे से बीच का पोरवा है, ये बीच का पोरवा। अब जॉन्डिस के बारे में बता रहे हैं, ये ठीक है।
आर्टिकेरिया के लिए काली मिर्च 5 और 3-4 चम्मच खांड, 3-4 चम्मच देसी घी, ये खिला दें और प्राणायाम नियमित रूप से करें। और हरिद्राखंड एक दवाई है, वो 1-1 चम्मच सुबह शाम लेते रहें। हरिद्राखंड, हरिद्राखंड। और नारियल के तेल में देसी कपूर मिला के लगा देते हैं, आर्टिकेरिया ठीक हो जाता है। इतने सिंपल सा इलाज है, 15-15 सालों से लोगों को रहता है, 15-15 20-20 साल पुराना मैंने देखा है लोगों को। खैर, ये आपको मैंने बताया कमर दर्द के लिए, सियाटिका के लिए बहुत ज़बरदस्त है। फिर ये पीछे से, ये भी कमर दर्द के लिए, पहले उंगली के पीछे से। फिर ये बाकी, ये पीछे का कोई भी हाथ का, यहाँ का, गर्दन का, पीछे का कोई भी दर्द है तो पीछे का पूरा जो चैनल है ना, ये 1 2 3, ये पीछे का पूरे चैनल दर्दों के लिए, और ये उसके लिए है, कमर के लिए। ठीक, देसी घी 3-4 चम्मच, 3-4 चम्मच खांड और 5 काली मिर्च, ये शीत पित्त के लिए एकदम ये देसी इलाज है। 100% 100% ये कामयाब इलाज है। हाँ, डायलिसिस पेशेंट बेटा ठीक हो जाते हैं, उनको 3 से 6 महीना लगातार योग करना पड़ता है। उसका इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आता जितना ब्लड प्रेशर शुगर में आ रहा है ना, वेट में आ रहा है उनको। देखो, किडनी पेशेंट को, किसी को तो 1 सप्ताह 15 दिन में रिजल्ट आता है, किसी को 2-3 महीने भी लग जाते हैं किडनी को रिवाइव होने में। तो ट्रांसप्लांट जो है ये तो आखिरी उपाय है, जब कुछ भी नहीं हो तब कराना चाहिए। ज़्यादातर लोगों की मैंने देखा अलग अलग, जैसे डायलिसिस शुरू होने से पहले संभावना है 70% लोगों की किडनी रिवाइव होने की। डायलिसिस शुरू होने के बाद भी काफ़ी लोगों की किडनी हमने रिवाइव की है, बंद करवा दिया, डायलिसिस भी बंद हो गया और किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करनी पड़ी। तो हिम्मत रखें, हौसला करके। ये दरअसल कुछ बीमारियों में ना लंबा समय लगता है, जैसे किडनी फेलियर, जैसे कैंसर, SLE, MS, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जैसे गांठें हैं शरीर में, लाइपोमा या कैंसर की गांठ, बिना कैंसर की गांठ, इसमें टाइम लगता है। कुछ चीज़ों में जल्दी फ़ायदा हो जाता है, वेट, BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ये बहुत जल्दी फ़ायदा होने वाली चीज़ें हैं। तो जिनमें लंबा समय लगता है उनमें धीरज रखें। अल्सरेटिव कोलाइटिस में दूध, घी, मीठा टोटली बंद करना पड़ता है, छाछ का प्रयोग करना पड़ता है, औषधि यहाँ से देते हैं, और अनार का प्रयोग करें। -2.5, अब ये 1 साल के बच्चे का ही नंबर आ गया। छोटे बच्चे चश्मा भी तोड़ते रहते हैं, क्या करें। तो इनको, छोटे बच्चों को आंवले का प्रयोग करवाइए, और खाने पीने में हरी चीज़ों की खाने के ज़्यादा आदत डालिए। आंवला और जो भी हरी चीज़ें हैं ना, सब्जी आदि के रूप में बच्चे क्या है, शुरू में खाते नहीं हैं, तो आदत डालनी पड़ती है, और बचपन में जो आदत पड़ जाती है वो आदत पड़ ही जाती है, उतर जाएगा चश्मा। उसको अभी गुलाब जल तो अभी डालना शुरू कर देना। गुलाब जल तो अभी डाल सकते हैं। बच्चे, छोटे बच्चों को, 1 साल के बच्चे को दृष्टि नहीं डालते, है ना। और पहले जो है इसको गुलाब जल डालिए, फिर ये जब 3 साल की हो जाए तो गुलाब जल में आंवला डाल देना। आंवले का कली, सूखी हुई आंवले की कली, वो गुलाब जल में डाल दी, तो फिर वो गुलाब जल थोड़ा सा तीक्ष्ण हो जाता है, माने थोड़ा और ज़्यादा उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है आँख के लिए। जिनको भी आँखें आ जाती हैं ना, ये आई में आई फ्लू हो जाता है ना, उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। फिर आँख दुखनी आती रहती है, पहले भी बहुत आती थी, आजकल भी बहुत आती हैं। आंवले के सूखी कली डालनी है, बिना पाउडर की हुई, तो वो 24 घंटा डाल के रख देंगे ना गुलाब जल में, बाद में उसको निकाल देंगे, तो उसको कॉटन में छान के रख लेंगे। वो गुलाब जल आँखों के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, और जो आई फ्लू हो जाता है उसके लिए। सुबह शाम अभी गुलाब जल डालिए, बाद में गुलाब जल में आंवला। बोलने ना बोलने की समस्या में तो कपालभाति उज्जाई लाभ करता है, और ये वाला गले वाला पॉइंट है,
ये दबाने से कुछ बच्चों के ऊपर, छोटे बच्चों पर तो हमने प्रयोग किया, बच्चे बोलने लग जाते हैं, ये वाला पॉइंट। और कपालभाति, उज्जाई प्राणायाम, 3 बड़ी बीमारियां हैं, एक वात, एक पित्त, एक कफ। वात के लिए सबसे अच्छा है एलोवेरा, दूसरा है निर्गुंडी, निर्गुंडी बहुत ज़बरदस्त है इसमें, तीसरा है पारिजात। हमने देखा है तीनों का रस पीने से क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट भी अच्छे हो जाते हैं। ये निर्गुंडी, एलोवेरा, पारिजात, या आप घर में भी आप ये रस पी सकते हो। एलोवेरा का, निर्गुंडी और पारिजात, हार श्रृंगार तो घरों में लगा ही रहता है। इसमें वातारी चूर्ण आपको देते हैं जो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा है। बाकी मेथी भिगो करके खाना, मेथी दाना 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लिमिट में लेनी चाहिए चीज़ें। तो ये डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा है, आर्थराइटिस के लिए भी बहुत अच्छा है मेथी दाना, लेकिन ये 1 चम्मच से ज़्यादा लेने से नुकसान होता है शरीर में। तो वायु के लिए सबसे अच्छा एलोवेरा, दूसरा निर्गुंडी, तीसरा पारिजात। जिनको ये बाबा जी को जैसे सैटिका पेन आदि है ना, इसमें भी तुरंत राहत मिलती है इन चीज़ों से। बाकी जो औषधि लिखते हैं वैद्य जी आपको, चंद्रप्रभावटी, त्रयोदशांग गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, ज़्यादा होने पर महावात विध्वंसर, बृहत्वात चिंतामणि, 1-1 ग्राम दवाई 250-250, 300-300 रुपये की आती है, वो उनसे ज़्यादा लाभप्रद है ना। शेष दवा वात। अब पित्त, पित्त के लिए सबसे अच्छा है व्हीट ग्रास और एलोवेरा। एलोवेरा सीधा ही पी लो, ऐसे ही थोड़ा पानी में मिला के पी सकते हो, ऐसे सीधा भी पी सकते हो, ज़्यादा एसिडिटी तो खाने के पहले भी पी लो, फिर खाने के बाद भी ले लो, नहीं तो किसी को तो खाने के बाद तुरंत ही एसिड हो जाता है, जो भी खाओ एकदम एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इतना भयंकर एसिडिटी। तो व्हीट ग्रास और एलोवेरा, ये एलोवेरा की खास बात है, ये भी गिलोय की तरह न ठंडा न गर्म, गर्म में पियो तो गर्म, ठंडा में पियो तो ठंडा, तो ठंडे पानी में पियो एसिडिटी वाले। और एसिडिटी के लिए बहुत सस्ती और सबसे अच्छी दवाई है अविपत्तिकर चूर्ण। अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम, उसमें 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति भस्म मिला दो, ये रामबाण औषधि है जिनको भी एसिडिटी होती है उनके लिए। अविपत्तिकर चूर्ण बहुत सस्ता सा है, 30-35 रुपए का होगा। अविपत्ति, विपत्ति का के आगे ए लगा दो, अविपत्तिकर, अविपत्तिकर चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण बोलते हैं उसको, अविपत्तिकर चूर्ण। 100 ग्राम, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति, मोती की सीप होती है ना, उसकी भस्म होती है, मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम। ज़्यादा होता है तो मोती पिष्टी भी मिला देते हैं, तो लेकिन मुक्ता शुक्ति से काम हो जाता है 99%। और इसमें अंकुरित दलिया और लौकी का जूस, ये भी बहुत फ़ायदा करता है। लौकी का जूस तो एसिडिटी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, मोटापा के लिए, हार्ट के लिए, प्रोस्टेट के लिए रामबाण है। कफ के लिए सबसे अच्छा होता है स्वासारी क्वाथ, स्वासारी काढ़ा, पंचकोल का काढ़ा, ये सबसे अच्छे हैं। बाकी त्रिकुटा और स्वासारी पाउडर, बस ये वात, पित्त, कफ 3 बीमारियां जो बड़ी मानी जाती हैं शरीर में, उनके बारे में आपको बता दिया। परहेज इसमें करना पड़ता है, ठंडी चीज़ें मना होती हैं कफ वालों को, वायु वालों को ठंडी चीज़ें मना होती हैं, पित्त वालों को एसिड वाली चीज़ें, देखो इतना तो परहेज करना ही पड़ेगा। बाकी कफ के लिए एक सामान्य औषधि हम बताते हैं, 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड, 20 ग्राम काली मिर्च। ये नज़ला के लिए, कफ के लिए और कब्ज़ के लिए, जिनको अक्सर नज़ला होता है उनको कब्ज़ भी रहता है, इससे पेट भी साफ़ हो जाता है, नज़र भी अच्छी हो जाती है और कफ भी दूर हो जाता है। 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड। ये छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, 6-7 साल के बच्चों को दे सकते हैं। आजकल छोटे बच्चों को ये कफ की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, उनको भी काढ़ा पिला सकते हैं। और ये जो स्वासारी अपना पाउडर आता है ना, और लिक्विड भी आता है, स्वासारी तरल भी आता है और स्वासारी पाउडर भी आता है, ये बच्चों को दे सकते हैं। इससे नहीं तो बच्चों को बाद में ब्रोंकाइटिस आदि के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका ध्यान रखना।